हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे ब्लड टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं एंड इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा डिमांड था। आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट के माध्यम से रिक्वेस्ट आया था, तो सोचा बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को ब्लड टेस्ट समझाया जाए। और ख़ास करके कॉमनली जो हॉस्पिटल वगैरह में ज़्यादातर ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे एंड उसके साथ ही साथ आपको मैं रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, फिर आपसे खुद डायग्नोस करवाऊंगा। पहले तो सारे टेस्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे मान लिया जाए सबसे ज़्यादा कॉमनली क्या किया जाता है, सीबीसी। तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी टेस्ट का हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कोई भी टेस्ट करना है तो उसमें मेन मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे सीबीसी में मेन मेन कंपोनेंट क्या है एंड उन सभी का नॉर्मल रेंज क्या होता है एंड अगर उसमें कुछ बढ़ जाए, उसका हाई लेवल हो जाए तो क्या होगा, लो लेवल हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं एंड ये टेस्ट जैसे सीबीसी का टेस्ट किस कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे तो हम लोगों को कराना होता है। जो भी आपके डॉक्टर वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं टेस्ट को, वो किस कंडीशन में इस टेस्ट को करते हैं एंड उसके साथ ही आपके टेस्ट के रिपोर्ट्स, जो भी ब्लड रिपोर्ट वगैरह है वो दिखाऊंगा एंड फिर आपको खुद बताऊंगा कि आप डायग्नोस करो इस रिपोर्ट को देख करके और बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इस पेशेंट को क्या क्या परेशानी है। और उसके बाद आप लोग जो भी है इसके आगे अगर डिमांड करेंगे तो इस प्रॉपर कंडीशन पर ट्रीटमेंट पर भी मैं वीडियो ला दूंगा। ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप मेडिकल फील्ड के किसी भी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, चाहे फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत दमदार और जोरदार रहने वाला है। जरूर कुछ ना कुछ आप नया सीख कर जाएंगे एंड आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड होगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट, जैसे कुछ कुछ मेजर टेस्ट मैं बता दे रहा हूँ। सीबीसी डिस्कस करने वाला हूँ, विडाल डिस्कस करने वाला हूँ, थायराइड, डेंगू, शुगर, क्रेटिनिन, केएफटी, सीआरपी, एलएफटी, ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला टेस्ट सबसे ज़्यादा कॉमनली कराया जाता है। अगर कोई भी बीमार पड़ गया, सबसे पहले अगर डॉक्टर के पास जाता है तो कौन सा टेस्ट, कुछ हो ना हो एक ब्लड काउंट तो कराया जाता है, जिसको हम लोग सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। अगेन मैं यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखूंगा कि आपके अगर मान लिया जाए जो भी है, आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं, तो आपके एग्जाम में कहीं कुछ क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्जाम को फेस किया है तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपका सीबीसी टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, ठीक है। इसी को हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट भी कहते हैं, हिंदी में बोले तो संपूर्ण रक्त गणना कहते हैं, ठीक है। देखो, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि ब्लड के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बेसिकली देखा जाता है। और मेन मेन जो कंपोनेंट्स हैं सीबीसी के अंदर वो क्या क्या हैं, आरबीसी देखा जाता है, डब्ल्यूबीसी देखा जाता है, हीमोग्लोबिन देखा जाता है और प्लेटलेट का काउंट देखा जाता है। सबसे पहले आप लोगों को नॉर्मल रेंज का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज क्या है, तो डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का नॉर्मल रेंज होता है 4000 से 11000 प्रति क्यूब, मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। एक क्यूब ब्लड में 4000 से 11000 डब्ल्यूबीसी होने चाहिए। एंड डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ग्रेन, है ना। इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जो कि ब्लड में आपने पढ़ा होगा। वैसे आरबीसी, आरबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है सर, तो नॉर्मल रेंज की मैं बात करूं तो 4.5 से 5 या 6 मिलियन पर क्यू ऑफ ब्लड मेल में। फीमेल में 4.2 टू 5.4 मिलियन आपके पर क्यू ऑफ ब्लड फीमेल में। तो जनरली आप इतना याद रख लेना, 4 से 5 मिलियन, 4 से 5 मिलियन पर क्यू ऑफ ब्लड में आरबीसी का नॉर्मल काउंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन मेल में 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है जनरल मतलब रेंज, नॉर्मल रेंज, जबकि फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। एंड प्लेटलेट्स की मैं बात करूं तो प्लेटलेट्स से 1.5 लाख से 4 लाख पर क्यू ऑफ ब्लड, क्यू मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में आपके कितना होते हैं क्यू में 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज होता है।
बेसिकली जब आप डायग्नोसिस करते हैं, जब आपके हाथ में रिपोर्ट होता है जनरली, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा नॉर्मल रेंज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जो भी अब रिपोर्ट आते हैं उसमें नॉर्मल रेंज दिया हुआ होता है। अगर ठीक ठाक अगर डायग्नोस्टिक सेंटर से आपका रिपोर्ट आया है तो नॉर्मल रेंज दिया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी आपको नॉर्मल रेंज अब चेक तो नहीं करोगे, आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए। एंड अगेन मैंने बताया कि कुछ एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो यहाँ से आता है कि भैया आप बताओ WBC का नॉर्मल रेंज, तो 4000 से 11000, RBC का 4.5 से 5.5 मिलियन तक पर MMQ ऑफ ब्लड में, हीमोग्लोबिन का लगभग 13 से 17, मेल में, फीमेल में 12 से 15, प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख पर MMQ ऑफ ब्लड होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं बता रहा हूं कि CBC के रिपोर्ट में अगर हाई लेवल आ जाए, हाई लेवल किसका किसका आ सकता है, हो सके WBC का लेवल हाई देखने को मिले, WBC का संख्या हाई देखने को मिले तो क्या हो सकता है। तो देखो आपके बॉडी में WBC का फंक्शन क्या है, व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, तो आपके बॉडी को इम्यूनिटी देने का काम करता है, डिफेंस सिस्टम करता है, एंटीबॉडी बनाता है और आपसे इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। एंड अगर आपके बॉडी में WBC की संख्या बढ़ी है, यानी आपके बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है और उसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपका WBC अपना संख्या बढ़ा लिया है कि नहीं। हाँ, तो WBC अगर इंक्रीज हुआ है, जनरली बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, तो इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण का चांसेस है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, 20,000, 25,000, 30,000 तक लमसम में आपका WBC देखने को मिले, तो वहाँ पर ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आते हैं, बताओ ब्लड कैंसर जो ल्यूकीमिया कहलाता है, ल्यूकीमिया में ब्लड का कौन सा कंपोनेंट अनकंडीशनली यानी कि बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो वो है WBC। WBC की संख्या बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को ब्लड कैंसर कहते हैं। एंड अगर जनरली थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ दिखे तो वो आपको देखना है कि वहाँ से डायग्नोसिस क्या आएगा कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन वगैरह हुआ है। ठीक है, हाँ। अब एक कंडीशन हो सकता है कि RBC की संख्या ज़्यादा आ जाए, है कि नहीं। हाँ, तो RBC अगर एबनॉर्मली ज़्यादा देखने को मिले तो उस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया वेरा, जो कि अत्यधिक RBC बनने की वजह से होता है। अगेन ये क्वेश्चन बनता है कि RBC अगर इंक्रीज होता है तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में क्या है, तो प्लेटलेट्स का जो आपका मेन क्या कहते हैं काम क्या है, तो ब्लड को क्लॉट कराना होता है, रक्त को थक्का बनाना होता है। एंड अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, आसान भाषा में बोले तो रक्त का गाढ़ा होना, रक्त में प्लेटलेट्स ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जिस वजह से रक्त गाढ़ा हो जाएगा एंड रक्त का थक्का बनने का चांस बढ़ जाएगा। एंड अगर ब्लड के अंदर क्लॉट बनने लग जाएंगे, ब्लड के अंदर ही, ब्लड वेसल्स के अंदर, शरीर में ही खून का थक्का बनने लग जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत मेजर समस्या आ सकता है, हार्ट अटैक वगैरह का समस्या आ सकता है। क्योंकि अगर मान लो हार्ट को जो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई देता है वहीं पर ब्लॉकेज हो गया, तब वहीं पर क्लॉट बन गया, तब तो ये कहीं ना कहीं रक्त का गाढ़े होने की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या होता है। तो इस कंडीशन में ब्लड थिनर वगैरह दी जाती है जो कि खून को पतला करने वाली दवाएं होती हैं। ठीक है, चलो अब है लो लेवल्स, है ना, लो लेवल हो जाए तब, अगर मान लो WBC का लो लेवल देखने को मिले, है ना, WBC कम हो गया है, तो उस कंडीशन में वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। वायरल इन्फेक्शन यानी वायरस का संक्रमण हुआ है। एंड बोन मैरो सप्रेशन, यानी बोन मैरो में ही WBC का निर्माण होता है, यानी बोन मैरो सही से काम नहीं कर रहा है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या तो बोन मैरो में समस्या हो सकती है। अब ये बोन मैरो क्या होता है सर, ये देखो लंबी लंबी जो हड्डियां होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, इसके बीच में जो ये वाला स्पेस है ये आपका बेसिकली बोन मैरो कहलाता है। एंड यहाँ पे भी जो ये रेड बोन मैरो, ये येलो बोन मैरो कहलाता है। अब अगर RBC का संख्या कम देखने को मिल जाए, RBC का संख्या कम देखने को मिल जाए तो RBC की कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी, खून की कमी हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा। याद रखना, RBC की कमी एनीमिया। यहाँ पर आयरन की कमी हो सकती है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है, यानी कि खून की कमी आपको देखने को मिलेगी। इसमें पेशेंट को थकावट, फटीगनेस फील होगा, खास करके महिलाओं को प्रेगनेंसी वगैरह के टाइम पर होता है। एंड जिसके शरीर में खून की कमी होती है, मन चिड़चिड़ाता है, बहुत ज़्यादा चिलचिला रहा है, कमजोरी लग रहा है, शरीर में जान नहीं लग रहा है, हर समय थकावट महसूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है कि RBC कम हो जाता है। RBC में ही हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन वगैरह भी कम हो गया, है ना। हाँ, प्लेटलेट्स की बात कर रहा हूँ, अगर प्लेटलेट्स घट जाए, प्लेटलेट्स काउंट घट जाए तो डेंगू का समस्या आ सकता है। डेंगू में अक्सर प्लेटलेट कितना आ जाता है, देखते हो ना, 50,000, 60,000, 70,000, जहाँ कितना होना चाहिए नॉर्मल रेंज, 1.5 लाख से 4 लाख,
वो कहाँ आ जाता है, 60,000 70,000 तक आ जाता है, तो वो डेंगू है। और उससे भी खतरनाक सिचुएशन हो जाता है 25,000 30,000 40,000, है ना, अंडर 50,000 गया तो डेंगू मतलब बहुत ज़्यादा एडमिट होना पड़ेगा पेशेंट को, प्लेटलेट वगैरह चढ़ाना पड़ जाता है कि नहीं। एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी रक्तस्राव का समस्या, क्योंकि क्लॉट नहीं बन पाएगा ना, हाँ, कहीं छोटा सा कट लगेगा खून बहता ही रह जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो ये बेसिकली सीबीसी को समझना बहुत जरूरी है, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब सीबीसी कब कराना है, सीबीसी व्हेन डन, यानी कि कब किया जाता है। तो अगर किसी को लगातार बुखार वगैरह आ रहा है तो उस कंडीशन में देख लिया जाता है कि किस वजह से बुखार वगैरह आ रहा है, तो एक सीबीसी करके देख लो, ठीक है। फिर अगर उसको थकावट महसूस हो रहा है ना, काम में मन नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में देख लिया जाता है कहीं खून की कमी वगैरह नहीं है, तो उससे आपका सीबीसी से पता चल जाता है। एंड अगर ब्लड लॉस वगैरह हो गया है, मान लो एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो अब किसमें क्या कितना कमी है वगैरह नहीं है, वो चीज़ कैसे पता चलेगा। एंड अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन जानना है कि नहीं, कि अगर कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, तो वो चीज़ के लिए भी आपका सीबीसी कराया जाता है। एंड प्री सर्जरी स्क्रीनिंग, अगर सर्जरी करना है, अगर एलएससीएससी करना है या फिर कोई भी सर्जरी करना है ना, जिसमें ब्लड लॉस हो सकता है, तो पहले उसका एक रिपोर्ट सीबीसी तो कम से कम देख लिया जाता है कि सब कुछ सही तो है, हीमोग्लोबिन वगैरह ठीक तो है। अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा, समझ रहे हो बात को, तो उसमें सर्जरी के दौरान उसको दिक्कत होगा, क्योंकि वहां पे भी ब्लड लॉस होगा, पेशेंट शॉक में जा सकता है कि नहीं। हाँ, तो प्री सर्जरी के दौरान मतलब सर्जरी से पहले एक बार देख लिया जाता है सीबीसी कि हाँ भाई ब्लड में सब कुछ सही तो है नहीं। अगर सही नहीं है तो पहले दवा चलती है, फिर इंप्रूव किया जाता है, देन उसका सर्जरी किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें आपका सीबीसी हो गया। अब सीबीसी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हीमोग्लोबिन का जांच अलग से सेपरेट भी होता है, नहीं तो लोग सीबीसी करवाते हैं, सीबीसी में ही हीमोग्लोबिन भी आ जाता है, ठीक है। तो सीबीसी के अंतर्गत ही हीमोग्लोबिन का भी जांच हो जाता है, नहीं तो फिर आपका हीमोग्लोबिन का सेपरेट जांच, जिसको सिर्फ हीमोग्लोबिन का जांच कराना है तो हीमोग्लोबिन का सेपरेट जांच भी करा लिया जाता है। देखो, आपके ब्लड का जो मेन कंपोनेंट है वो आरबीसी है, जो कि एक्चुअली आरबीसी में ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, आरबीसी में ही ये हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। और इसका मेन काम क्या है पता है, आपके बॉडी में अलग अलग सेल्स तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। एंड आपको पता होगा कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगा तभी वहां पर एनर्जी बनेगा, एंड एनर्जी बनेगा तो वो सेल जिंदा रह पाएगा, इफेक्टिवली काम कर पाएगा। एंड अगर किसी जगह पर ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं गया तो वहां पर वो एनर्जी नहीं बना पाएगा, एंड वहां पर आपको दर्द वगैरह एहसास होने लग जाएगा, और फिर शरीर में लेथार्जीनेस, कमजोरी, फटीगनेस वैसी समस्या देखने को मिलेगी। तो अगर किसी में थकावट आ रही है, वो एनर्जी नहीं मिल पा रहा है, यानी वहां पर कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की कमी हुई है। एंड हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से ऑक्सीजन का कैरी, देखो ये इसका जो हीमोग्लोबिन का मेन काम ही क्या है, कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। तो ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन होते हैं हीमोग्लोबिन। एंड अगर हीमोग्लोबिन की ही मात्रा कम हो गई तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कमजोरी जैसा महसूस होगा, आपको थकावट महसूस होगा, क्योंकि प्रॉपर एनर्जी नहीं बनेगी, हमारे सेल, बॉडी के सेल्स प्रॉपर एक्टिवेटेड नहीं रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में दिक्कत होगा। जैसे नॉर्मल रेंज मेल में 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये चीज़ें होना चाहिए हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज। अगर कम देखने को मिला तो कहीं ना कहीं एनीमिया यहाँ पे भी, क्योंकि आरबीसी भी कम होगा तो उसी तरीके से हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली एनीमिया का कंडीशन हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। अब आप लोग बोलोगे, डिमांड करोगे, तो एनीमिया पर एक कंप्लीट वीडियो में बता दूंगा कि एनीमिया कितने टाइप का होता है, एंड किस टाइप में कौन कौन सी दवा चलती है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, एंड क्या क्या डॉक्टर किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर देखो हीमोग्लोबिन का हाई लेवल आ जाए तब क्या हो सकता है, तो अगर किसी को डिहाइड्रेशन हुआ है, निर्जलीकरण हुआ है, पानी की कमी हो गई है, तो खून गाढ़ा हो गया होगा, उस वजह से उसमें डिहाइड्रेशन की वजह से उसका आ सकता है। या तो हाई लेवल आने पर सीओपीडी का समस्या भी हो सकता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी फेफड़े में संबंधित समस्या भी हो सकती है। या फिर धूम्रपान ज़्यादा करता हो तो उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन का मात्रा ज़्यादा आ सकता है। तो ज़्यादा भी समस्या है, कम भी समस्या है, नॉर्मल रेंज होना चाहिए। अगर लो लेवल हो गया तो एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, ब्लड लॉस हो सकता है, हो सके किडनी की बीमारी, किडनी से संबंधित कोई बीमारी है जिस वजह से वहां पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो,
अब ये कब कराया जाता है भाई, हीमोग्लोबिन का जांच कब करवाते हैं लोग, जब किसी का देखना है स्किन का कलर बेसिकली हल्का पीला टाइप का दिखने लग जाए या हल्का कलर दिखने लग जाए। जो एक्सपीरियंस डॉक्टर वगैरह होते हैं वो आंख वगैरह देख करके, जीभ वगैरह देख करके बता देंगे कि इसका हीमोग्लोबिन कितना है। तो बेसिकली स्किन वगैरह अगर एबनॉर्मली दिखने लग जाए तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन का जांच कराया जाता है। फटीगनेस या थकावट रहने पर एंड प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेगनेंसी वगैरह हुई है तो उस कंडीशन में एक बार हीमोग्लोबिन का जांच देख लिया जाता है। अक्सर देखिएगा कि प्रेग्नेंट महिलाओं को फॉलिक एसिड की टैबलेट वगैरह, आयरन की टैबलेट वगैरह चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि आयरन के वजह से, आयरन के माध्यम से ही आपका हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो फीमेल्स में अगर प्रेगनेंसी होती है तो एक जीव के अंदर, एक जान है ना माँ, उसके अंदर कहीं ना कहीं दो जीव पल रहा होता है। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसलिए अलग से आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिससे कि उसमें हीमोग्लोबिन का मात्रा मतलब बना रहे, मेंटेन रहे, जिससे बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहे, जच्चा भी बच्चा भी दोनों स्वस्थ रहे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर हो गई है, पोषण की कमी हो गई है, उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराया जाता है। चलो, ये एक सीबीसी के बारे में आपको मैंने बता दिया। सबसे ज़्यादा कॉमनली अगर कोई टेस्ट होता है तो वो सीबीसी है। अब एक रिपोर्ट है, ये एक आपका कोई भी रिपोर्ट आपके पास आ गया है, अब आप इसको डायग्नोज करना है तो आप क्या देखोगे? तो सीबीसी में सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना है पेशेंट का? 3.8 है। और पेशेंट का नाम क्या है, जेंडर देख लो क्या है, फीमेल है, जेंडर क्या है, फीमेल है, यानी महिला है। और पेशेंट का नाम है रजनी, मिसेज रजनी, यानी महिला है। तो महिला में नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए था, 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन है कितना, 3.8। 3.8 होने का मतलब क्या होता है बताओ? कि 12 से 15 से सोच लो कितना कम है कि नहीं? 3.8 हीमोग्लोबिन है। उसके साथ और भी जो डार्क है, रिपोर्ट में खुद ही यहाँ पर डार्क कर देता है। देखो एक डार्क यहाँ दिख रहा है 1.24, यहाँ पर क्या है, आरबीसी काउंट दिखा रहा है कि 1.24 मिलियन पर क्यूबिक मीटर है, पर क्यूबिक एमएम है, यानी जहां पर लगभग 4 से 5 मिलियन होना चाहिए वहां 1.24 मिलियन है, 1.24 मिलियन है। तो इसी से मेनली अंदाजा लग गया आपको कि यहां पर पेशेंट को क्या है बताओ, आरबीसी कम है। आरबीसी कम होगा तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन भी कम होगा, यानी पेशेंट को यहां पर अनीमिया का प्रॉब्लम है, खून की कमी है, खून की कमी है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होता होगा, शरीर में जान नहीं रहता होगा, या तो फिर कहीं ना कहीं ब्लड लॉस वगैरह हो गया होगा जिस वजह से यहाँ पर पेशेंट को ये समस्या आई है कि नहीं? तो इस तरीके से डायग्नोस करना होता है। वैसे आपका अगेन दूसरा टेस्ट मैं बात कर लेता हूँ, सीबीसी तो हो गया। एक ब्लड शुगर का जांच भी बड़ा कॉमन होता है। तो ब्लड शुगर का जांच हम लोग देखते हैं। ब्लड शुगर में एक फास्टिंग होता है और एक पीपी होता है, पोस्ट पेरेंडियल यानी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। तो देखो इसमें ब्लड शुगर का जो चेक होता है उसमें क्या देखा जाता है, मेजर ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज के लेवल को जांच किया जाता है। अगर बोलेगा फास्टिंग ब्लड शुगर, एफबीएस फुल फॉर्म आता है एग्जाम में अक्सर, एफबीएस स्टैंड्स फॉर फास्टिंग ब्लड शुगर। एक आ जाएगा आरबीएस, बताओ इसका क्या होता है? तो रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर है ना। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है। और एक हो जाता है पीपी, पोस्ट पेरेंडियल यानी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, ठीक है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर का जब जांच होता है तो ग्लूकोज लेवल फास्टिंग में देखा जाता है, भूखे पेट में देखा जाता है, ठीक है, खाना खाने से पहले। इवन चाय तक भी नहीं पीना है, बासी मुंह कहा जाता है। इसमें 70 से 100 आप जनरली आइडिया रखने के लिए आप ले लो, 70 से 100 तक है तब तक तो ठीक है, तब तक तो ठीक है, ठीक है। एक चार्ट में दिखा रहा हूं, इसको याद रखना। ब्लड ग्लूकोज का चार्ट है, इसमें तीन चीज दिखाया गया। एक फास्टिंग दिखाया गया, फास्टिंग मतलब भूखे पेट जांच होगा। आफ्टर ईटिंग यानी पीपी, पोस्ट पेरेंडियल यानी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। एंड ये रैंडम 2-3 घंटे खाना खाने के बाद, ये आरबीएस का दिखाया गया है। और अक्सर खाना खाने के बाद और आरबीएस समान डाटा एक जैसा रहता है, तो आपको ज्यादा याद रखना नहीं है। देखो नॉर्मल रेंज कितना है, 80 से 100 के बीच में है अगर उसका ग्लूकोज, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर 100 से 125 के बीच में है तो कहीं ना कहीं समस्या है, थोड़ा बहुत ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, प्री डायबिटीज उसको कहते हैं। डायबिटीज हुआ नहीं है लेकिन डायबिटीज होने के लक्षण आ रहे हैं, सावधानी से बरतिए, उनको चावल वावल खाने से मना कीजिए, जो भी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है मिठाई मिठाई खाने से बना कर दीजिए कि भैया आप थोड़ा कम, मतलब अब कुछ फ्रूट्स वगैरह खाओ या फिर आप ग्रेन्स वगैरह खाओ ज़्यादा, और अनाज पे कम आश्रित रहो, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि अब डायबिटीज हो सकते हैं उनको। लेकिन अगर 125 प्लस आ गया तो उस कंडीशन में डायबिटीज है। भूखे पेट में अगर 125 प्लस आ गया तो ये डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। अभी मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा, फिर आपको पहचानना होगा डायबिटीज है कि नहीं, बताना। अब खाना खाने के बाद नॉर्मल रेंज होता है 170 से 200 तक,
है ना, 200 तक। अब 200 देखो 230 तक भी है तो लक्षण है कि आ सकते हैं डायबिटीज। लेकिन अगर 220 200 मतलब 230 से प्लस 300 के बीच में 250, 224, 250, 260, 270 आ गया तो डायबिटीज है ना। वैसे आरबीएस रैंडम ब्लड शुगर का भी लगभग नॉर्मल रेंज रहता है। उस कंडीशन में भी अगर 200 प्लस आ गया, 200 प्लस आ गया तो ब्लड शुगर है। एक जनरल आइडिया मैंने आपसे पूछा, क्या बताओ, अगर भूखे पेट में देखोगे 125 प्लस है तो वो डायबिटीज है। अगर खाना खाने के बाद जस्ट तुरंत हुआ है तो अगर 230 प्लस है, 230 प्लस है तो फिर समस्या है। अगर रैंडम ब्लड शुगर की मैं बात कर रहा हूं, रैंडमली आपके पास अचानक से कोई पेशेंट आया बेहोश है तो उसको रैंडमली न लोगे, थोड़े बोलोगे भूखे पेट देखना पड़ेगा ना। तो रैंडमली आया तो उस कंडीशन में अगर 200 प्लस है तो समस्या है, तो समस्या है, इतना याद रख लेना, ठीक है। ये चीजें आपको याद रहना चाहिए सभी लोग। अब ये कब करना है सर, ये शुगर का टेस्ट कब? अरे भाई डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए, मधुमेह का लक्षण वगैरह दिख रहा हो, जैसे किसी को बहुत ज्यादा मधुमेह का लक्षण कैसे पता चलेगा? बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, या फिर मधुमेह में ये भी चीज होती है, अगर किसी को डायबिटीज हो रही है तो उसका कहीं पे भी घाव वगैरह है तो जल्दी छूटेगा नहीं, घाव जल्दी सूखता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। फटीगनेस बहुत ज़्यादा कमजोरी वगैरह रहेगा, क्योंकि बॉडी का ग्लूकोज यूरिन वगैरह के द्वारा निकल रहा है, पेशाब के द्वारा ग्लूकोज आने लग जाता है, जहाँ पेशाब करता है वहाँ चींटी वगैरह लगने लग जाता है। एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या होती है, बार बार पेशाब जाने का समस्या देखने को मिलता है। एंड ब्लरी विजन वगैरह भी देखने को मिलता है। एंड वेट लॉस वगैरह देखने को भी मिलता है, ठीक है। हाँ, अब क्या है, डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए अगर लगातार वेट लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है, अत्यधिक यूरिन आने पर, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के दौरान भी अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो ये टेस्ट कराया जाता है। ब्लड विजन धुंधला दिखने पर भी ये टेस्ट करवाया जाता है। अब आपके सामने एक रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट को समझिए और हमें बताइए कि इसमें क्या समस्या है, इसको डायग्नोस कीजिए। ये एक एफबीएस का रिपोर्ट है। एफबीएस मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर, भूखे पेट। अब बताओ, इनका इन्वेस्टिगेशन में ग्लूकोज फास्टिंग प्लाज्मा लेवल देखने को मिल रहा है 245। 245 समझ रहे हो, यानी वेरी हाई, बहुत ज्यादा है। नॉर्मल रेंज मैंने बताया था 70 से 100, है ना, 70 से 100 होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन इनका 245 है। अगर 245 है तो बताओ इनको समस्या है कि नहीं है? भाई इनको डायबिटीज है, इनको डायबिटीज की रेगुलर बेसिस पर दवाएं लेनी होंगी, है ना। हाँ, इनको डायबिटीज का रेगुलर बेसिस पर दवा लेना होगा। और ब्लड शुगर के लिए एक और जांच किया जाता है HbA1c, है ना, HbA1c, ये भी मैं बताऊंगा आपको ये टेस्ट कब कराया जाता है ब्लड शुगर के लिए, ये भी जांच होता है, आगे मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो आपको मैंने क्या क्या बताया अभी, सीबीसी बता दिया, ब्लड शुगर बता दिया। एंड एक और टेस्ट होता है ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। देखिए मैंने पहले ही बताया था, इस टाइप की वीडियोस थोड़ी लंबी जाएगी, थोड़ा पेशेंस रख के समझना होगा। एंड समझ में आ रहा होगा तो अपने कमेंट में एक राय जरूर देना, इस टाइप के वीडियोस, है ना। अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा, अच्छे खासे लोग देखेंगे, इस पर प्यार देंगे, आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट करोगे तो मैं ऐसी वीडियोस को बनाना जरूर पसंद करूंगा जिसमें डिटेल से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए एंड आपके लिए लाइफ में वैल्यू ऐड करे, ठीक है। हाँ, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR, रक्त अवसादन दर इसको कहते हैं। ये क्या ई टेस्ट क्या चीज को डिटेक्ट करता है? तो ये इसका मेनली ESR में होता क्या है ना, ये डिटेक्ट करता है इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। अगर शरीर में कहीं सूजन हुआ है तो ये आपको सूजन के संकेत को, अगर इसका रेंज बढ़ा हुआ है यानी सूजन वगैरह हुआ है, तो सूजन बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में, अगर कहीं स्वेलिंग वगैरह हो गई है, इन्फ्लामेशन हुआ है तो उस कंडीशन में ESR का टेस्ट कराया जाता है। नॉर्मल रेंज मेल में कितना होता है, मेन में तो 0 से 15 mm/h, जबकि वुमेन में 0 से 20 mm/h होता है, ठीक है, मेन और वुमेन में। अगर आपका ESR का लेवल हाई आ जाए, ESR का टेस्ट में लेवल हाई आ जाए तो उस कंडीशन में टीबी की समस्या हो सकती है, टीबी की बीमारी हो सकती है, ठीक है। फिर रोमेटाइड अर्थराइटिस का समस्या भी देखने को मिल सकता है, ज्वाइंट पेन वगैरह से रिलेटेड। एंड कुछ ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है ना कि आपके बॉडी का इम्यून सेल आप ही के बॉडी पर अटैक कर रहा है एंड आप ही को क्षति पहुंचा रहा है, ठीक है। ये सब चीज समस्या देखने को मिलता है। लो लेवल में क्या होता है? लो लेवल में होता है पॉलीसाइथीमिया।
अगर ESR का मात्रा कम है तो कहीं ना कहीं पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलता है एंड सिकल सेल एनीमिया वगैरह भी देखने को मिलता है ESR के टेस्ट में। अब ये कब कराया जाता है? व्हेन डन, यानी लॉन्ग टर्म फीवर, किसी को लंबे समय तक बुखार रहे, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द रहने के कारण होता है, या तो कहीं सूजन वाली बीमारी है, सूजन वगैरह है, इन्फ्लामेशन है, शरीर फूल गया है, तो उस कंडीशन में ये ESR का टेस्ट कराया जाता है। ठीक है। अब अगेन है LFT टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। अब ये लीवर फंक्शन टेस्ट में कंपोनेंट्स में क्या क्या है? देखो ALT, AST, ALP, बिलिरुबिन, एल्बुमिन, ये सब चीजें होती हैं। अब ALT का नॉर्मल रेंज होता है 7 से 56 7 से 56 यूनिट पर लीटर, जबकि AST का 10 से 40 होता है। बिलिरुबिन का टोटल कितना होता है? 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगेन मैं बताऊंगा कि अगर आपको रिपोर्ट समझना है तो वहां नॉर्मल रेंज लिखा होता है। ठीक है। हाँ, बिलिरुबिन में 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एल्बुमिन में 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर। क्योंकि होता है ना थोड़ा बहुत कि सर याद नहीं रह पा रहा है डाटा, बहुत जरूरी है भी नहीं, रिपोर्ट में सब लिखा होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ इतना नॉर्मल रेंज है एंड इसमें अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा। समझ रहे बात को? हाँ, अगर आपका लिवर फंक्शन टेस्ट में रिपोर्ट्स बढ़े हुए आ जाएं तो वहां पर आपका समस्या है हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस हो सकता है या तो फैटी लीवर, जैसे हेल्दी लीवर ऐसा है, फैटी लीवर ऐसा होता है, हो सके अल्कोहलिक की वजह से या तो नॉन अल्कोहलिक की वजह से, किसी वजह से फैटी लीवर हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, यानी कि फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस है ना, लीवर में उसकी कार्य क्षमता घट गई है ना, ये चीजें दिखाता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लो एल्ब्यूमिन, अगर एल्ब्यूमिन की मात्रा कम आ गई तो समझ जाना लीवर फेल्योर है, लीवर काम नहीं कर पा रहा है एंड माल न्यूट्रिशन है ना, कुपोषण की समस्या है। अब है एक टेस्ट किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? इसमें बेसिकली क्रेटिनिन देखा जाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, BUN स्टैंड्स फॉर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड यूरिक एसिड वगैरह के बारे में बताता है। अब किडनी फंक्शन टेस्ट, अगर इसमें क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वगैरह, यूरिक एसिड वगैरह ज़्यादा मात्रा में आने लग जाए तो समझ जाओ किडनी फेल्योर है भाई, क्योंकि किडनी का काम है ये सब चीज़ों को फिल्टर करके बाहर निकालना यूरिन के द्वारा, लेकिन अगर फिल्टर नहीं कर पा रहा है तो यानी किडनी फेल्योर है। ठीक है। हाँ, देखो इसमें नॉर्मल रेंज क्रेटिनिन का क्या है? 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है नॉर्मल रेंज 7 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन अगर आपको देखने को मिले हाई लेवल्स, तो हाई लेवल अगर इसका आ रहा है क्रेटिनिन का, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का, यूरिक एसिड का, तो आपको मैंने बताया किडनी क्या क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाता है। तो ब्लड को फिल्टर कैसे करता है? तो ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जैसे क्रेटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो गया, इन सब चीज़ों को क्या करता है? फिल्टर करके यूरिन में तब्दील कर, यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। लेकिन ब्लड में इसका मात्रा ज़्यादा आ रहा है, यानी किडनी सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, यानी किडनी फेल्योर की समस्या है। यस, किडनी फेल्योर हो सकता है अगर ज़्यादा मात्रा आ जाए। डिहाइड्रेशन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक में ब्लॉकेज है, यानी कि पेशाब की जो रास्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, वही चीज़ लिखा है, किडनी फेल हो सकता है, पेशाब का रुकना हो सकता है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है। एंड लो लेवल की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर KFT का में लो लेवल आने देखने को मिले तो मसल वेस्टिंग है ना, मांस में क्षय होने लग जाता है, मांस घटने लग जाएंगे, लीवर से संबंधित समस्या हो सकती हैं, लीवर रोग प्रॉब्लम हो सकता है। KFT टेस्ट कब कराया जाता है? तो बॉडी में जब देखने को मिलता है एडिमा, सूजन। देखो ऐसे एडिमा को पहचानने का तरीका क्या है ना, जो कि आपका यहाँ पर होता है कि जब आप इसको उंगली से दबाओगे तो वहाँ पे एक गड्ढा जैसा कुछ देर तक बना रहेगा। ऐसे नहीं तो मैं गड्ढे, देखो मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ तो ये अपने आप फिर से नॉर्मल हो जा रहा है, लेकिन अगर एडिमा होता तो इसको दबाता तो यहाँ पर एक बन जाता उंगली का निशान कुछ देर तक, थोड़ी देर बाद जा करके नॉर्मल होता है। तो ये एडिमा का पहचान होता है। हाई BP, अत्यधिक रक्तचाप लगातार रहे तो उस कंडीशन में होता है। डायबिटीज़ का समस्या है, क्योंकि क्रोनिक डायबिटीज़ आपके ऑर्गन को डैमेज करता है, लीवर को, किडनी को, इन सब चीज़ों को, तो उस कंडीशन में होता है। एंड यूरिन प्रॉब्लम, पेशाब में दिक्कत हो तो उस कंडीशन में KFT का टेस्ट करना होता है। ठीक है, चलो अब है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग का जांच। TSH का जांच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एंड इसके नॉर्मल रेंज कितने होते हैं? तो 0.4 से 4 ml U पर लीटर है ना, यूनिट पर लीटर होता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज इतना होता है। एंड अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि TSH का लेवल अगर हाई हो जाए, हाई लेवल आ जाए तो उससे क्या हो जाएगा? तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, थायराइड हार्मोन कम हो जाएंगे।
अब ये समझने के लिए आपको प्रॉपर ध्यान रखना, आपको प्रॉपर T3, T4, TSH तीनों का जांच समझना होगा एंड प्रॉपर समझना होगा। अगर आप लोग बोलो इंटरेस्टेड हो तो मैं थायराइड पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे TSH कम होने पर हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। देखो समझना, देखो मैं आपको बताता हूं, अगर TSH, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये किसके द्वारा रिलीज होता है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है। ये इसलिए रिलीज होता है ताकि थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि भाई T3 T4 बनाओ। लेकिन अगर थायराइड सही से नहीं बना पा रहा है तभी तो TSH ज्यादा निकल रहा है, यानी TSH ज्यादा बन रहा है, यानी कि आपका थायराइड सही से काम नहीं कर रहा है। थायराइड सही से काम नहीं कर रहा है यानी T3 T4 कम है। इसीलिए कहा गया कि अगर TSH का लेवल हाई आ जाए, ध्यान रखना, तो हाइपोथायराइडिज्म होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा। और हाइपोथायराइडिज्म में, है ना, क्योंकि थायराइड हार्मोन का मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म का काम होता है, जो भी रिएक्शंस वगैरह है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो यही कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन। तो अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा तो धीरे धीरे आपका वेट गेन होने लग जाएगा, फटीगनेस आएगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आएंगी, ठीक है। हाँ, तो सिंपल आसान लैंग्वेज में देखो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो एक लाइन याद रख सकते हो, अगर TSH घटेगा तो थायराइड का मात्रा बढ़ेगा, है ना। हाँ, और TSH बढ़ेगा तो थायराइड का मात्रा घटेगा, उल्टा होता है। देखो TSH का हाई लेवल अगर टेस्ट में आया तो हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड का मात्रा कम है। और अगर किसी का TSH का लेवल कम आया, है ना, TSH का मात्रा कम आया, लो लेवल आया, तो उसको हाइपरथायराइडिज्म है, क्योंकि TSH कम बन रहा है, यानी TSH थायराइड को स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है, थायराइड बहुत ज़्यादा T3 T4 बना रहा है। तो उस कंडीशन में ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनेगा तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने लग जाएगा, उससे वेट लॉस होगा, एंजाइटी हो सकती है, ट्रीमर्स वगैरह आ सकते हैं, घबराहट, कंपन वगैरह आ सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं TSH का टेस्ट कब करते हैं। अचानक किसी का वजन में परिवर्तन, वजन घटने लग जाए या वजन बढ़ने लग जाए, तो उस कंडीशन में TSH का जांच होता है। इरेगुलर पीरियड्स, महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या, सही से समय से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, है ना, आगे पीछे हो रहा है डेट, तो उस कंडीशन में होता है। एंड हेयर लॉस, बाल वगैरह झड़ने लग जाता है, तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है टेस्ट। एक टेस्ट होता है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, है ना, CRP टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, ठीक है। ध्यान से सुनना, लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना होगा। CRP टेस्ट, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर, 1 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। अगर इसका लेवल हाई आ गया तो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, या तो सूजन है, इन्फ्लामेशन है, या हार्ट डिजीज का समस्या है। वही चीज़ें हिंदी में लिखा है, संक्रमण, सूजन या हृदय रोग संबंधित समस्या है। CRP टेस्ट अगर ज़्यादा आता है तो, एंड इसका लेवल कम है तो कोई दिक्कत, खास जरूरी दिक्कत नहीं है, सूजन वगैरह बॉडी में नहीं है, ठीक है। अब विटामिन डी का टेस्ट, है ना, विटामिन डी की जांच की मैं बात कर रहा हूं, तो नॉर्मल रेंज क्या होता है बताओ भैया, तो नॉर्मल रेंज होता है 20 से 50 Ng/ml, Ng का मतलब होता है नैनोग्राम। विटामिन डी का टेस्ट कराया जाता है कब, अगर किसी का हड्डी कमजोर है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, समस्या हो रही है ना, तो उस कंडीशन में विटामिन डी, तो इसका अगर हाई लेवल्स आ गया, अगर विटामिन डी का लेवल हाई है, यानी जो भी विटामिन डी के सप्लीमेंट आप खा रहे हैं उसका ओवरडोज हुआ है, यानी अत्यधिक विटामिन डी ले रहे हैं, तो वो भी दिक्कत है। एंड अगर इसका मात्रा कम होगा तो आपके वीक बोन्स, हड्डियां कमजोर होंगी, डिप्रेशन, मसल पेन, हड्डियों की कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द वगैरह देखने को मिलेगा। इसमें आपका ये चीज़ें विटामिन डी के टेस्ट में होता है। एंड ये कब कराया जाता है विटामिन डी का टेस्ट, विटामिन डी के टेस्ट कब कराए जाते हैं, जब हड्डियों में दर्द रहता है, बोन में पेन रहता है ना, थकावट जैसी महसूस होती है, एंड बॉडी में कैल्शियम वगैरह की भी कमी हो जाती है, मसल्स क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, थकावट रहता है, बोन में जॉइंट में पेन रहते हैं, बोन लॉस, बोन कहीं ना कहीं कमजोर होने लग जाता है, तो उस कंडीशन में कराया जाता है विटामिन डी का टेस्ट, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं सीरम कैल्शियम टेस्ट, सीरम कैल्शियम टेस्ट, है ना, सीरम कैल्शियम टेस्ट, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 8.5 टू 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कैल्शियम का टेस्ट होता है। हाई लेवल्स में, इसमें अगर सीरम कैल्शियम ज़्यादा आ जाए, यानी कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए, तो बोन कैंसर हो सकता है, क्योंकि बोन कैंसर मतलब समझ रहे हो बात को, कहीं ना कहीं आपके बोन में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होने पर ये चीज़ें होती हैं। हाइपर, है ना, हाइपर पैरोडिज्म हो सकते हैं, हड्डी का कैंसर या पैराथायराइड ग्रंथि में सक्रियता हो सकता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म,
यहाँ पे हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा, यानी पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि वही कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, बोन में कैल्शियम को ट्रांसफर करने का काम करता है। एंड अगर इसकी कमी हो जाए, लो लेवल होने पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है ना, और फिर किडनी डिजीज वगैरह हो सकते हैं, ये सब समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। कैल्शियम का टेस्ट कब करवाते हैं? मसल्स क्रैम्प्स, मांसपेशियों में क्रैम्प आ रहे हैं, है ना, या तो बोन प्रॉब्लम्स, हड्डी की समस्या आ रही है, टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट जैसी इश्यूज आ रही हैं, तो उस कंडीशन में ये टेस्ट, कैल्शियम का टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे और भी टेस्ट वगैरह हैं। HB1AC बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मैंने आपको बताया था शुगर का क्यों कराते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उदित फार्मेसी का जो ऐप है उस पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर का न्यू बैच लॉन्च होने जा रहा है 1 अक्टूबर से। तो जो भी बच्चे अपनी तैयारी को शुरू करना चाह रहे हैं, आपके दोस्त साथी संगति, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का न्यू बैच है, जहां पर सारे एजुकेटर्स मिलकर आपको तैयारी करवाते हैं। एंड ये आपको ऑफर में चल रहा है अभी 1499 का कोर्स, आपको न्यू बैच के कूपन कोड अप्लाई करने पर मात्र 1199 में मिलेगा। एंड फर्स्ट ईयर के स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। ये कहाँ पर होगा? उदित फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पर होगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा? आप सर्च करेंगे उदित फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर पर, वहां से डाउनलोड कर लेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे और आपको यहां से लॉगिन कर लेना है। कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको अलग अलग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से संबंधित कोर्सेज मिल जाएंगे, डिप्लोमा फार्मेसी से संबंधित सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। एंड अगर आपको और भी जानकारी चाहिए इस कोर्स के बारे में, तो उदित फार्मेसी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। सेंट्रल फार्मेसी भी हमारा प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम मेडिसिन से रिलेटेड, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, जबकि उदित फार्मेसी पे हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, एकेडमिक प्रोग्राम। ठीक है। अब हम लोग आगे के टेस्ट के बारे में बात करते हैं। HB1AC, HbA, देखना HbA1c, ठीक है, इसी को ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, है ना। HbA1c टेस्ट इसी को कहते हैं। ये HbA1c टेस्ट ना पूरे 3 महीने की हिस्ट्री बता देता है, शुगर का क्या रिपोर्ट रहा है। ठीक है, नॉर्मल रेंज इसका क्या होता है, ये भी शुगर के लिए ही किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज इसका कितना होता है? तो लेस देन 5.7%, 5 5.5 से कम होना चाहिए। प्री डायबिटिक्स में 5 से 6.5 के बीच में होता है HbA1c का, जबकि डायबिटिक वाले में अगर 6.5 से ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज़ का समस्या है ना, डायबिटीज़ का समस्या है, ध्यान रखना। अगर आपका ये HB1AC टेस्ट, ये पूरे 3 महीने का हिस्ट्री बता देता है कि शुगर वगैरह में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर इसका टेस्ट में 6.5 से ज़्यादा रिपोर्ट में आ रहा है, यानी उसको डायबिटीज़ है, समस्या है। ठीक है, फिर देखो बहुत सारे टेस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब। तो सोडियम की बात करें तो इसका होता है कितना नॉर्मल रेंज? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जबकि पोटेशियम का होता है 3.5 टू 5.0, यानी 5 मान से 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर आपके लीटर। क्लोराइड का 96 से 106 होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपका इसमें मेनली सीरम इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या चीज़ जांच के होता है? सोडियम, क्लोरीन, क्लोराइड और पोटेशियम को देखा जाता है। ठीक है, हाँ, इसका अगर हाई लेवल हो जाए तब क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, पानी की कमी, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पानी की कमी, किडनी की समस्या वगैरह हो सकती है। लो लेवल पर वॉमिटिंग का समस्या देखने को मिल सकता है, डायरिया का समस्या हो सकता है, फ्लूइड लॉस यानी उल्टी, दस्त वगैरह हो गई है पानी की कमी होने पर, ये सब लेवल कम हो जाते हैं आपके। क्या, अगर किसी को डायरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है, तो उस कंडीशन में ORS देते हैं, है ना, जिससे कि डिहाइड्रेशन से बच सकें, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। उसके बाद क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। व्हेन डन कब करवाते हैं? तो वीकनेस, कमजोरी होने पर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वगैरह हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह कम होते हैं तो कॉन्शियसनेस थोड़ा कम हो जाती है। एंड हार्ट और किडनी इशूज़ में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया वगैरह हो रहा है, पतला पैखाना हो रहा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकता है, तो उस कंडीशन में सीरम इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट करते हैं। लिपिड प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, है ना, ये चीज कब कह रहे थे? कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिड का जांच कैसा है बॉडी में। नॉर्मल रेंज देखो, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। एंड HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। सब लोग याद रख लेना, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी होगी, लेकिन आपको 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा ही होना चाहिए, 40 से ज़्यादा होना चाहिए, जितना कम उतना समस्या होगा। HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अच्छा होता है, क्योंकि इसका खास बात है कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी बहा करके लीवर तक लेके जाता है, एंड वहाँ से उसका फिर मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ठीक है, हाँ। LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना, ये कितना, सॉरी टेक 1 सेकेंड।
एलडीएल की मैं बात कर रहा हूं तो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका होना चाहिए। ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, ठीक है। एंड ट्राइग्लिसराइड्स की मैं बात कर रहा हूं तो लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी में ये आपके जो लिपिड प्रोफाइल का लेवल है ज़्यादा आता है, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा आ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स का मात्रा या तो एलडीएल का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें अथेरोस्क्लेरोसिस का मात्रा है, मतलब उसमें कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा है। एंड अथेरोस्क्लेरोसिस मतलब है जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है, कोलेस्ट्रॉल मतलब जमा हो गया, जिससे कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज भविष्य में हो सकती हैं। एंड अगर ब्लॉकेज हुआ तो हार्ट अटैक के रिस्क हैं, यहाँ पर हार्ट अटैक आने की समस्या है, यानी धमनियों में ब्लॉकेज हो सकता है, हृदय रोग का खतरा है, ठीक है। लो एचडीएल, लो एचडीएल यानी कि अगर गुड कोलेस्ट्रॉल कम है तो हार्ट डिजीज का समस्या है। एंड ये कब करवाना है, अगर किसी को हार्ट रिस्क मतलब हृदय से संबंधित कहीं ना कहीं रिस्क का समस्या है, हृदय में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो करवा सकते हैं। ओबेसिटी, मोटापा में, डायबिटीज वगैरह के रिलेटेड में करवाया जाता है ये टेस्ट। फिर एक होता है एंटी HCV हेपेटाइटिस सी टेस्ट, हेपेटाइटिस सी। तो रिजल्ट में अगर निगेटिव आ गया तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव आया है तो कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस सी प्रेजेंट है, यानी इन्फेक्शन है। ये कब करते हैं, अगर लीवर से संबंधित कोई समस्या हो या फिर एबनॉर्मल LFT या अनियमित LFT आने पर करते हैं। एक होता है HIV टेस्ट, एलाइजा। जितने भी लोग हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे जांच वगैरह करवाते होंगे एलाइजा का, कारण क्योंकि ये कहीं ना कहीं पेशेंट के ब्लड कांटेक्ट अगर आपसे हो गया तो उस कंडीशन में होता है, खास करके अगर आप कलेक्शन वगैरह लेते हैं तो जरूर करवाना चाहिए। मैं भी कुछ दिन कलेक्शन में काम किया हूँ, ब्लड कलेक्शन वगैरह के लिए, तो उस कंडीशन में मैंने भी अपना जांच करवाया था। कारण जरूरी है, लोग आश्चर्य करते हैं कि क्यों हम एलाइजा टेस्ट कराएं, जरूरी है, HIV का टेस्ट कराना जरूरी है। अगर आप हॉस्पिटल में खास करके कलेक्शन वाले काम करते हैं, ब्लड कलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास जो पेशेंट आता है बहुत सारे जांच के लिए आता है कि नहीं। हाँ, अब क्या पता उसको क्या है नहीं, आप कलेक्शन लिए बिना ग्लव्स के और कनेक्ट हो गया तो उस कंडीशन में समस्या लेने के देने पड़ जाएंगे, पता चलेगा आप इलाज करने गए खुद बीमार होकर आ गए और पूरी दुनिया शक के निगाहों से देखेगी। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि नहीं। हाँ, रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, नो रिएक्टिव अगर आया यानी निगेटिव आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्टिव हो गया यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट आया, यानी उसको फिर कंफर्म किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट या तो PCR टेस्ट से, ठीक है। हाँ, व्हेन डन कब करते हैं, बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले जरूरी है, क्योंकि कोई भी सर्जरी हो उससे पहले हेपेटाइटिस का जांच और आपका HIV का टेस्ट जरूर कराया जाता है, क्योंकि अगर किसी का हेपेटाइटिस है, HIV है, ये सब एक प्रकार का ब्लड कंटामिनेशन डिजीज है, ब्लड कंटामिनेट होने की वजह से हो फैल सकता है, तो कहीं ना कहीं इसका फिर जो होता है प्रॉपर किट वगैरह है ना, जो आपका कह सकते हैं प्रॉपर डॉक्टर भी अपने आप को बचाते हुए सर्जरी करते हैं। फिर हाई रिस्क बिहेवियर, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस वगैरह की समस्या में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में क्या चीज़ को बताता है, अगर नॉर्मल आ गया, कोई एग्लूटिनेशन नहीं आया, जैसे आपको पता होगा एक स्लैब होता है उससे किया जाता है, अगर कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर पॉजिटिव टेस्ट आ गया तो टाइफाइड फीवर का समस्या है, टाइफाइड का बुखार है, क्योंकि विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है। ये कब होता है, जब किसी को लंबे समय से बुखार आ रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, डायरिया की समस्या है, तो उस कंडीशन में दिखाया जाता है। ये चीज़ें आपका विडाल टेस्ट। एक होता है ट्रोपोनिन का टेस्ट, ट्रोपोनिन IT। ये नॉर्मल रेंज 0.04 नैनोग्राम पर ml होता है। अगर इसका हाई लेवल होगा तो हार्ट अटैक की समस्या है, कार्डियक इंजुरी यानी हार्ट अटैक आ सकता है, दिल की क्षति हो सकती है, ठीक है। एंड लो लेवल में ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तब किया जाता है मान लो चेस्ट में पेन है ना, सीने में दर्द वगैरह हो रहा है, एंजाइना का सिम्टम वगैरह आ रहा है, सस्पेक्टेड हार्ट अटैक वगैरह आ रहा है, तो उस कंडीशन में ट्रोपोनिन का टेस्ट किया जाता है। अब एक है LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, LDH टेस्ट, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट। नॉर्मल रेंज है 140 से 280 यूनिट पर लीटर, लेकिन इसका लेवल अगर हाई आ जाए तो टिश्यू डैमेज है ना, उत्तक में क्षति हुई है, लीवर डिजीज यानी लीवर रोग हो सकता है, हार्ट फेल्योर, दिल की विफलता या तो एनीमिया हो सकती है। एंड लो लेवल में रेयरली सिग्निफाई, बहुत कम मामलों में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो LDH है इसका लेवल कम देखने को मिलता है। ये तब करते हैं जब टिश्यू डैमेज हो जाए, कैंसर या हेमोलाइसिस, खून पतला वगैरह होने लग जाए, तो उस कंडीशन में ये कराया जाता है। अमाइलेज का टेस्ट, अमाइलेज टेस्ट का नॉर्मल रेंज होता है 30 से 110 यूनिट पर लीटर,
ध्यान रखना एमाइलेज एक एंजाइम है जो कि आपका इसका अगर लेवल हाई हो जाए तो पेनक्रियाटाइटिस यानी पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन वगैरह हुआ है, या तो गॉल ब्लैडर इश्यूज हुआ है यानी पेनक्रियाज में सूजन हुआ है, या तो पित्ताशय की बीमारी है। एंड इसका अगर लेवल लो हो गया है तो यानी पेनक्रियाटिक डैमेज हुआ है, पेनक्रियाज सही से एमाइलेज बना नहीं पा रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात है। व्हेन डन एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो, वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तो उस कंडीशन में होता है। फिर एक टेस्ट होता है सीरम बिलीरुबिन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वगैरह जांच होता है। सीरम बिलीरुबिन में क्या होता है, टोटल नॉर्मल रेंज क्या है, टोटल 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। डायरेक्ट की मैं बात करूं तो लेस देन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इनडायरेक्ट में लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। हाँ, अगर इसका हाई लेवल आ जाता है, बिलीरुबिन का हाई लेवल होने पर आपको जॉन्डिस, पीलिया रोग है ना, ये त्वचा वगैरह में पीले पड़ जाते हैं, लीवर डैमेज, बाइल डक्ट ब्लॉकेज, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड लो लेवल में नॉट यूजुअली कंसर्न, बहुत ज़्यादा कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हाई लेवल हो जाए बिलीरुबिन का जांच तो उस कंडीशन में जॉन्डिस का समस्या है। ये कब करते हैं, जब येलो आइज, आंखें पीली पीली दिखने लग जाती हैं, स्किन वगैरह भी पीला पीला हो जाता है, लीवर से संबंधित समस्या होने लग जाता है, यानी कि आपको आंखें पीली हो जाती है, त्वचा पीली हो जाती है, तो उस कंडीशन में कराया जाता है। यूरिक एसिड का जांच आपको भी पता होगा, यूरिक एसिड का जांच किसके लिए करते हैं, तो ये ज्वाइंट पेन वगैरह होता है उस कंडीशन में कराया जाता है, ठीक है। मेल में आपका नॉर्मल रेंज है 3.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में है 2.4 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हाई लेवल होने पर गॉट, किडनी, गॉट मतलब क्या होता है, गठिया का रोग, जो आपके ज्वाइंट पेन से संबंधित समस्या हो, किडनी स्टोन, रीनल फेल्योर वगैरह हो सकते हैं। एंड लो लेवल में लीवर डिजीज हो सकता है, या तो फिर आपको कोई और SIADH बीमारी वगैरह हो सकते हैं। व्हेन डन कब करते हैं, ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट में समस्या है, या तो गॉट सस्पिशन है, गठिया का संदेह है, या तो जोड़ों में दर्द है, उस कंडीशन में यूरिक एसिड का जांच कराया जाता है। अगर बढ़ा हुआ आया तो प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द रहेगा। अब है एक T4 का जांच, थायरोक्सिन टेस्ट, और एक T3 का जांच। नॉर्मल रेंज होता है 5.5 से 12 म्यूग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अब इसका हाई लेवल, अगर ये थायराइड का लेवल ज़्यादा हो जाए, T4 का लेवल ज़्यादा हो जाए, तो इसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, जबकि इसका लो लेवल पर हाइपोथायराइडिज्म होगा। ये कब कराया जाता है, जब अचानक से वेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट रहता है, थायराइड के सिम्टम्स हो रहे हैं, वजन कम हो रहा है, मन घबराता है, तो उस कंडीशन में करते हैं। एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 का टेस्ट कब होता है, इसका नॉर्मल रेंज होता है 80 से 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। हाई लेवल होने पर हाइपरथायराइडिज्म, ग्रेव्स डिजीज जैसी समस्या देखने को मिलती हैं। एंड लो लेवल होने पर हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की कमी होती है। थायराइड पर एक स्पेशल वीडियो अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो मैं कर दूंगा। व्हेन डन, ये कब होता है, जब TSH इज एबनॉर्मल, जब TSH असामान्य हो जाते हैं। पहले तो TSH का जांच होता है, अगर TSH में असामान्यता देखने को मिली तो उस कंडीशन में T3 का जांच फिर कराया जाता है, ठीक है। चलो, तो फाइनली इतने सारे टेस्ट थे, एंड इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको PDF चाहिए ताकि आप रिवीजन कर सकें, चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर मिल जाएगा। प्रॉपर वीडियो के नोटिफिकेशन व्हाट्सएप चैनल प्रॉपर, और इंस्टा ID के माध्यम से शॉर्ट वीडियोस आपको मिलते हैं प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन तीनों को आप लोग फॉलो कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। एंड आप लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं, उस सवाल को मैं बताया था लास्ट में, मैं पूछूंगा, वो आपको बताना है। जैसे आपको कमेंट में आंसर करना है RBS, ठीक है। RBS का फुल फॉर्म क्या होता है, CBC का फुल फॉर्म क्या होता है, LFT का फुल फॉर्म क्या होता है, KFT का फुल फॉर्म क्या होता है, एंड याद रखना FBS का फुल फॉर्म क्या होता है ना, और TSH का फुल फॉर्म क्या होता है। ये कुछ सवाल मैंने आपको दिए हैं, कमेंट में 1 by 1 जो जवाब देगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा, ठीक है। 1 by 1 आपको जवाब देना है, ठीक है। ये सारे कमेंट का आंसर आपको करने हैं। उसके बाद आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, इतना लास्ट तक आप लोग जुड़े रहें, यानी अपने करियर को लेकर के आप जरूर सेंसिटिव हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, तो भगवान आपके जीवन को जरूर अच्छा करेगा अगर इसी तरीके से लगन से आप लगातार कंटिन्यू बने रहेंगे। हमारा चैनल है सेंट्रल फार्मेसी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। एंड अगला जो भी आपका डिमांड हो कमेंट में बताइए। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के लिए मैंने बता दिया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम ID है, कुछ डाउट हो तो यहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, धन्यवाद।